वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके सामने 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, विच इज़ डेवलपमेंट। कल मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी कि डेवलपमेंट जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। जो एक की डेवलपमेंट होती है वो दूसरे की डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। और डेवलपमेंट में हमारा इनकम या हमारी जो सैलरी होती है उसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं, फैमिली सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, विमेन के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों पर कल हमने डिस्कस किया था। अब हम आज आगे पढ़ेंगे फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाए ताकि हम कल से सिविक्स या ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेशनल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, कि जिस हिसाब से हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है, उसी तरह से एक देश की डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया देखा जाता है। देश की डेवलपमेंट की जब बात आती है तो हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हम कैसे एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जब बात होती है कंपैरिजन की, तो हम जब स्कूल के स्टूडेंट्स के लेवल की बात करें तो अगर हमने मान लो क्लास में से बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए छांटना है, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना है, तो उसमें हम इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखते, हम देखेंगे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं अकेडमी सेशन की, मतलब इंटेलिजेंसी लेवल की, कोई क्विज वगैरह में जाना है, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात की जाती है। वहाँ पर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होने के लिए हमें ब्रेन की ज़रूरत चाहिए, इंटेलिजेंसी की ज़रूरत चाहिए, बाकी किसी और चीज़ की नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, डिबेट कंपटीशन की, तो जिन बच्चों का बोलने का तरीका ज़्यादा अच्छा है, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, हम उनको इंटरेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, इंटेलिजेंसी होती है, उनकी स्टूडियस नेचर होता है या उनका फ्रेंडलीस्ट नेचर होता है, हम उनके बेसिस पर उनको अलग अलग जोन्स में डालते हैं। सिमिलरली we take one or more important characteristics of the person and compare them based on these characteristics। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट को लेकर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन जब बात होती है कंपैरिजन करने की देश के बारे में, तो देश में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन लेवल आ जाता है जिसमें हर तरह का व्यक्ति, हर तरह का धर्म, जाति का इंसान इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होने के बावजूद उनमें यूनिटी है। हम यहाँ पर लेते हैं एवरेज इनकम। अगर एवरेज इनकम की बात होती है तो एवरेज इनकम का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जितनी आपकी इनकम है और अगर आप अपनी टोटल इनकम को एक देश में एक साल में कितनी इनकम होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करते हो तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम आ जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अगर कोई देश US डॉलर 12,056 पर एनम से ज़्यादा अर्न करता है या उस लेवल तक अर्न करता है तो वो कंट्री डेवलप्ड नेशन यानी पूर्ण रूप से विकसित देश कहलाता है। अगर कोई कंट्री US डॉलर 955 से पर एनम यानी हर साल कम कमाता है तो वो देश, वो राष्ट्र, वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है, यानी कि वो अभी विकसित हुआ ही नहीं है। और जैसे कि 2017 की रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम US डॉलर 1820 है, तो यानी कि हम बिलो से ऊपर हैं और जो हाईएस्ट है उससे नीचे हैं, तो हम लोग डेवलपिंग लेवल पर हैं, ना ही हम अंडर डेवलप्ड हैं, ना ही हम फुल्ली डेवलप्ड हैं। तो हमें अभी फुल्ली डेवलप्ड होने के लिए बहुत आगे हाइट पर जाना पड़ेगा, तो हम लोग अभी डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। अब यहाँ पर बात होती है हमारी नेक्स्ट लेवल में आकर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब इनकम तो एक क्राइटेरिया है ही जिसे हम कंसीडर करते हैं पर कैपिटा इनकम में, लेकिन इनकम के अलावा और क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टेबल 1.3 दिया हुआ है जिसमें पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है कि अगर हरियाणा स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, दैट इज 1,80,174। केरला की अगर बात की जाए तो उसमें 1,63,475 और बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, दैट इज 34,409।
यानी कि इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उनमें हरियाणा पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा है और बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है। इनके कंपैरिजन के बाद हम बात करते हैं अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में हम लेंगे हमारा एजुकेशन और हेल्थ क्राइटेरिया। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल की कम उम्र से होने वाले बच्चों की मौत। तो हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30% है, केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10% है और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35% है। इसका मतलब ये है कि बिहार में जो नवजात बच्चों की मौत होती है वो सबसे ज़्यादा है और केरला में उन नवजात बच्चों की मौत सबसे कम है, दैट इज 10% ओनली। उसी तरह से लिटरेसी रेट केरला में 94% है, हरियाणा में 82% है और बिहार में सबसे कम 62% है। अब क्योंकि वहां पर एजुकेशन की कमी है बहुत ज़्यादा, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि 1 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उनको बीमारियों से लड़ने की ताकत जो मिलती है आगे लॉन्ग लाइफ, वो उनके 1 साल से कम उम्र में वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए लिटरेसी रेट बिहार में बहुत कम है और लिटरेसी रेट कम होने की वजह से ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका The first column of the table shows that out of 1000 children born, 10 died in Kerala. कि 1000 बच्चों में सिर्फ 10 बच्चों की मौत होती है केरला में, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस का पता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि जितना भी जो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, चाहे वो केरला है, हरियाणा है या हमारा यूपी साइड है, उसमें अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अगर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, अगर लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस दी जाए। सिमिलरली around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. बिहार में 8th क्लास के बाद बच्चों का स्कूल जाना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। ना ही लड़कियां और ना ही लड़के ज़्यादा एजुकेट होते हैं, क्योंकि वो अपने जो घर के एक सिस्टम होता है, फैमिली काम, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या कोई किराना शॉप है या वो दूध वगैरह डेयरी का काम करते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लड़कियों को तो वहाँ पर एजुकेशन का अधिकार दिया ही नहीं जाता। तो ज़्यादातर 8th के बाद जो स्कूल्स हैं वहाँ पर, सेकेंडरी स्कूल जो है वो अक्सर खाली ही देखे गए हैं, वहाँ पर एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्राइम रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वो जज नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ के लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत। उनका जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाता। द नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटी। जैसे इसमें एक बात कही गई है और ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो आपकी लाइफ के लिए चाहिए। बट हम अक्सर ये कहते हैं कि हम बाजार जाते हैं, इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय एवरीथिंग। यू कैन बाय AC, यू कैन बाय मैट्रेसेस, यू कैन बाय बेड्स, यू कैन बाय पिलोज, ब्यूटीफुल कुशंस, वेलवेट की बेडशीट्स, आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप नींद किसी भी मार्केट से जाकर नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपका पीस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है, आपकी बॉडी का रिलैक्स होना ज़रूरी है। तभी जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होगे आपको अच्छी नींद आएगी, और वो नींद लाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है जिससे आपकी बॉडी टायर्ड हो और आप चैन से सो सको। लेकिन उसके लिए आपकी जेब में पैसों का होना और नींद को खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। हम अगर बात करते हैं कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर हम सब कंट्रीब्यूट करें थोड़ा थोड़ा, तो हम अपने कंट्री को बहुत बेटर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कई बार शादियों में हम देखते हैं कि लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं डेकोरेशन में, कैटरिंग में और मेकअप में और अपनी ज्वेलरी वगैरह पर दिखाने के लिए लोगों को दहेज में इतना कुछ दे देते हैं वो, कि लोगों को पता चले कि हमारे पास इतना पैसा है। तो ये जितना वेस्ट हम करते हैं डेकोरेशन और कैटरिंग वगैरह पर शादियों में, अगर हम उसका हाफ भी कंट्रीब्यूट करें गरीब लोगों की एजुकेशन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो हमारे देश में से गरीबी ऑलमोस्ट खत्म की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कलेक्टिवली एक यूनाइट होकर, एक यूनिटी बनाकर गरीब लोगों के लिए हमें मदद करनी चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम अपने हर घर के आगे एक वॉचमैन खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मिनिमम सैलरी 10,000 होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हर घर से एक कलेक्शन अमाउंट इकट्ठा करके एक सोसाइटी का वॉचमैन रखा जाता है जो उस पूरी सोसाइटी के लिए सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है PDS, विच इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में सरकार अपना एक जो डेली गुड्स की चीज़ें होती हैं, जैसे राशन की चावल, आटा, चीनी और रिफाइंड तेल, इन सब की एक निश्चित कीमत तय कर देती है, जो आपको राशन की दुकान पे अपना राशन कार्ड दिखाने पर मिल जाता है। तो PDS सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें लोगों को कम कीमत पर आसानी से सामान अवेलेबल करवाया जा सकता है। और उनकी कीमत क्या होगी? अगर वो मान लो चावल हमें 4 रुपये किलो सरकार ने तय कर दिए, या गेहूं की कीमत, अनाज की कीमत 6 रुपये किलो उन्होंने डिसाइड कर दी, फिक्स कर दी, तो वो दुकान वाला, वो राशन वाला उसको 4 से 5 पे या 6 से 7 या 8 पर नहीं बेच सकता, क्योंकि वो सरकार के द्वारा ऑलरेडी फिक्स की गई, तय की गई कीमत है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की श्रीलंका जैसे देश की। श्रीलंका आपने देखा है इंडिया के पूरे मैप पर एक छोटा सा हिस्सा है नीचे, जो हैंगिंग इन द एयर जैसा लगता है, जैसे हवा में लटक रहा हो, बट दैट इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। श्रीलंका ने अपने आप को प्रोग्रेस करने में, डेवलप करने में इंडिया से बहुत आगे लेकर आया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें, HDI रैंक इन द वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया का पूरी दुनिया में 130th पोजीशन है डेवलपमेंट में, और वहीं पर श्रीलंका की पोजीशन है 76, यानी कि इंडिया से बहुत आगे है श्रीलंका डेवलपमेंट की रेशो में। क्योंकि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो वो एफर्ट्स दिखाते हैं, वो अपने देश के लोगों की मेंटल एबिलिटी, उनका हेल्थ और उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर देश के लोगों में एजुकेशन सिस्टम है, उनमें अवेयरनेस है, उनको सही गलत का पता है, तो क्राइम नहीं होगा, और अगर वो फिजिकली फिट हैं तो वो अपना काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, और देश के लिए बहुत प्रॉफिटेबल, एज अ वैल्यूएबल असेट वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लायबिलिटी। Many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. By prefixing human to development, it has made very clear that what is important in development is what is happening to the citizens of the country. तो एक देश की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि उस देश के रहने वाले नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कैसे लेकर चलती है। सिमिलरली, जैसे अब आपने देखा है कि कोरोना काल है, पेंडेमिक टाइम है, बहुत अमीर से अमीर लोग, बड़े से बड़े नेता भी मरे हैं सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद। तो अगर हम अपने एजुकेशनल सिस्टम के साथ, अगर हम हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करते, पहले से प्रिपरेशन करते, पहले से ही इसकी वेव को समझ जाते, तो शायद जितनी ये डेथ केसेस हुए हैं ये ना होते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा बेटर इनिशिएटिव पहले से ही ले लिए जाते, तो हमारे देश में जितनी मौतें हुई हैं वो नहीं होती। इंडिया इज ऑन 3rd पोजीशन ऑन द लार्जेस्ट डेथ रेट ऑल अमंग द वर्ल्ड। अब बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, and this is obviously desirable. Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type of development is beyond the level of the development of the earth. मतलब हमने अर्थ को एक एलिंग पेशेंट बना दिया, एक मरीज बना दिया है, एक ऐसा मरीज जो डे बाय डे और वर्स्ट होता जा रहा है। हमने एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जैसी बीमारियों से इनके कारण लोगों में इतनी बीमारियां फैला दी हैं कि हमारे इम्यूनिटी लेवल इतना वीक हो गया है, बीमारियां डे बाय डे अलग अलग वायरस के रूप में बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी तरह के पॉल्यूशन हम स्प्रेड आउट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से या उनके निकलने वाले केमिकल से, उसे कंट्रोल किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए जिसमें नेचर को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाया जाए। हमें नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, इनका इस्तेमाल करके हम नॉन रिन्यूएबल चीज़ों का इस्तेमाल कम करके उनको एनवायरनमेंट को और बेटर बना सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ग्राउंड वाटर जो है, हमारे अर्थ के नीचे जो पानी पाया जाता था पहले, मतलब 2-3 फीट पर अगर हम खुदाई करते थे तो पानी निकलता था, लेकिन अब 15 फीट 20 फीट तक खुदाई करने के बाद भी पानी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वाटर टेबल डे बाय डे डिप्लीट हो रही है, बारिशें बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट कई एरियाज में तो बारिशें होती ही नहीं है, और पानी का इस्तेमाल डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बिजली बनाने के लिए भी पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केसेस में जितना हो सके हमें रिन्यूएबल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल थिंग्स।
नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली डिमांड है और पहला स्टेप है कि जितना हो सके आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करो ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी पेट्रोल, डीजल, कोल जैसी चीजों का यूज कर सके. In general, the question of the development of progress is perennial, and all the times a member of the society and as an individual we need to ask where we want to go, what we wish to become and what are our goals. So the debate of development continues. इस चैप्टर में ये कहा गया है कि ये हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या बचा कर रख सकते हैं और क्या नहीं, हम उनको क्या दे सकते हैं और क्या नहीं. तो इसीलिए एक देश की तरक्की उसके सिटीजन्स पे डिपेंड करती है और नागरिकों का फर्ज बनता है कि वो एक अच्छा सिटीजन बन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखे, आने वाली पीढ़ी के लिए हर तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करे और आने वाली पीढ़ी को वापस वही ब्यूटीफुल अर्थ देकर जाए. सो स्टे ट्यून्ड विद मी और आप ये चैप्टर थॉरली एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी. एंड टेक केयर, गुड बाय.